नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खबर समय जगत में आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए भाजपा नेता पंकज चतुर्वेदी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत ही खासम खास माने जाते हैं और सिंधिया जी के साथ ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी का आज जन्मदिन भी है। समय जगत समूह की ओर से पंकज चतुर्वेदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर उपचुनाव होने वाले हैं। कोरोना संकट के कारण अभी इसकी तैयारियां अंदर ही अंदर चल रही हैं। उपचुनाव का बिगुल बजने का इंतजार दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। आने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा नेता पंकज चतुर्वेदी से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं और बहुत स्वागत है पंकज जी। और सबसे पहले तो समय जगत समूह की ओर से आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी समय जगत की टीम का। जन्मदिन की शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, अभी कोरोना वायरस से तो पूरा विश्व लड़ ही रहा है, हम सब देख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक और युद्ध शुरू होने वाला है जिसको लेकर सेनाएं आमने सामने होने वाली हैं। मैं बात कर रहा हूँ 24 सीटों पे होने वाले उपचुनावों की। जी, कितना आसान कितना कठिन है दोनों दलों के लिए आपकी नजर से? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी चुनाव हो, एक चुनाव हो, उपचुनाव हो, आम चुनाव हो या मध्यवर्ती चुनाव हो, हर चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होते हैं। और कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनको चुनाव को चुनौतीपूर्ण तरीके से लेना चाहिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और यदि इन चुनाव विशेष की बात करें, मध्य प्रदेश में जिन 24 उपचुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं, तो 2 उपचुनाव तो आगर के और जौरा के, हम जानते हैं कि वहाँ जो विधायक थे दिवंगत थे, उनकी जगह हो रहे हैं। हाँ। और 22 सीटों पर पहली बार ऐसा हुआ है कि इस्तीफा देकर हमारे मित्र लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, पहली बार इतना बड़ा जानकारी। सही बात जी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष की बात करूं, जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो भाजपा कार्यकर्ता के नाते संगठन की पूरी तैयारी है कि जब चुनाव का अवसर आएगा तब वहां पर क्या क्या काम करने हैं उसकी तैयारी। और जो मैं समझ पाया भारतीय जनता पार्टी को, वो ये है कि चुनाव की जो प्रक्रिया और पद्धति है वो कोई चुनाव के अवसर पर शुरू नहीं होती। यानी ऐसा नहीं कि आज परीक्षा है तो मैं कल परीक्षा तो आज रात को पढ़ना शुरू करूं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की एक सतत प्रक्रिया है। चुनाव से जुड़ी जो मैकेनिज्म है, जो पन्ना प्रभारी है, बूथ प्रभारी है, उस क्षेत्र में तमाम जो अनुषांगिक संगठन है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है और ये सब सतत रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। चुनाव लड़ने के कौशल की मैं बात नहीं कर रहा आपसे। मैं मुख्य बात जो आपसे करना चाह रहा हूँ कि प्रत्याशी चयन कितना आसान कितना कठिन है दोनों पक्षों के लिए। कांग्रेस के लिए इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस के जिताऊ उम्मीदवार थे, जो लोग जीत के आए थे कांग्रेस के टिकट पे, वो उस क्षेत्र के सब जिताऊ चेहरे थे और वो अब सब भाजपा के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे जैसी की संभावनाएं हैं। और भाजपा के जो लोग वहां से पहले से दावेदार रहे हैं वो इन्हें कैसे स्वीकार करेंगे? तो ये दोनों के लिए कुछ चुनौतियां हैं। देखिए, मैं आपके दोनों सवालों को उत्तर देता हूँ। पहला सवाल तो ये कि आपने स्वयं कहा तो संभावना नहीं, उस बात की औपचारिक घोषणा माननीय संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश सुहास भगत जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीपी शर्मा जी सार्वजनिक तौर पर कर चुके हैं। इन 22 सीटों पर उपचुनाव होगा तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी से वही हमारे साथी प्रत्याशी होंगे जिन्होंने वहाँ से कांग्रेस पार्टी की विधायकी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बिल्कुल ठीक। अब यदि कांग्रेस पक्ष, अच्छा दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार के अंतर विरोध की स्थिति नहीं है क्योंकि वहाँ कांग्रेस जैसी गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी की परंपरा नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस का विषय है तो कांग्रेस की जिस प्रकार की दुर्दशा मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद है, तो सबके सामने है। गिने चुने लोग हैं, सब कुछ लूट चुका है, लेकिन एक गाना ना, सब कुछ लुटाकर होश में आइए, उसके बाद भी होश में नहीं। अभी भी जूता प्रचार जारी है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी का जो अंतर्द्वंद है वो सड़कों पर है। कमलनाथ जी ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार की लुटिया दिग्विजय सिंह जी ने डुबोई। अजय सिंह जी खुलेआम कह रहे हैं कि राकेश चौधरी को टिकट दिया तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा। राकेश चौधरी कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी वहां से हूँ।
सज्जन सिंह वर्मा और बाकी लोग जो है वो प्रेमचंद गुड्डू का विरोध कर रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू अभी अधर में बीजेपी में कहते हैं मैं हूं नहीं, कांग्रेस ने लिया नहीं। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति कांग्रेस के पास है कि उनको यही नहीं पता कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की विजय ऐसी में हो जाएगी कि यदि वो 22 ढंग के प्रत्याशी खड़े कर ले, यही वो जीत माने। वो चुनाव जीतना तो उनके लिए मैं मतलब बड़े शब्द नहीं बोल रहा, और जैसी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में है तो चुनाव जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए संभव नहीं है। तो 22 ढंग के प्रत्याशी खड़े कर ले तो उसमें उनको संतोष कर लेना चाहिए कि दुर्दशा की स्थिति में जब उनके पास प्रत्याशियों का टोटा था, लोग नहीं थे, तो कम से कम ढंग के 22 प्रत्याशी खड़े करके पूरी साख और नाक बचा सके, यही उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, और अभी तक देखने में ये आया है प्रायः उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी दल ही जीतते रहे हैं, इसकी संभावनाएं भी ज्यादा है। ये तो खैर बात है। मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ। अभी आपने बात की कुछ नेताओं की कांग्रेस को, मैं सज्जन सिंह वर्मा का आपने नाम लिया, पूर्व मंत्री का। उन्होंने अभी ताजा एक आरोप लगाया है ज्योतिराज सिंधिया जी का नाम लेकर कि वो पैसा लेके 400 करोड़ रुपए लिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के। देखिए, मुझे लगता है कि सज्जन सिंह वर्मा जी का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। एक तो गर्मी बहुत है, मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 43-44 हो गया है, और दूसरा सत्ता से निकले तो सत्ता में जिस प्रकार की चांदी वो काट रहे थे और जिस विभाग के मंत्री थे उनके भ्रष्टाचार सार्वजनिक है। और मैं भी कह सकता हूँ कि 200 करोड़ रुपए सज्जन सिंह वर्मा ने लिए, 2 जगह एएनसी की पोस्टिंग कराई, इंदौर और उज्जैन की। लेकिन सवाल ये मेरे मित्र कि आपके पास प्रमाण क्या है? हाँ। और सज्जन सिंह वर्मा जी के जिस प्रकार के वक्तव्य देने की शैली है, उनको ना तो गंभीरता से कोई कांग्रेस में लेता है, ना जनता उनको गंभीरता से लेती है। भाई कहने में क्या, चमड़े की जबान है, तालू में लगाई और बोल दिया, तो वो स्थिति सज्जन सिंह वर्मा की है। और हैरान परेशान है बेचारे। वो उन्होंने बहुत कोशिश करी, दिग्विजय सिंह के आगे उनकी दाल गली नहीं, मंत्री पद चला गया, 15 साल बाद सत्ता आई थी, भ्रष्टाचार जम के चल रहा था, दुकानदारी चल रही थी, तो दुकान लुट गई, हाथ उठ गई, तो फिर सिंधिया जी के नाम पे तो तकलीफ होगी। नहीं, ये तो मैं मान गया आपकी बात। सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ने के कई कारण बताए थे, खास तौर से मुख्य कारण उसमें जो सबसे प्रमुख कारण था वो ये बताया था कि किसानों की अनदेखी और घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस सरकार काम नहीं कर रही थी, क्योंकि चुनाव की कमान सिंधिया जी के हाथ में थी और उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं यहाँ ठीक हूँ? तो ये अभी जो किसानों की समस्याएं देखने में आ रही हैं, अभी जो वर्तमान सरकार काम कर रही है, इस दौरान भी किसानों की समस्याएं देखने में आ रही हैं। 2018 में जो किसानों का ऋण था जो कन्वर्शन कर दिया गया था, अब वो ब्याज सहित मांगा जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं अभी भी तो आ रही हैं। देखिए, मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। आप जिन सब चीजों की उल्लेख कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र था, भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। और सिंधिया जी ने सबसे पहली लड़ाई किस बात को लेकर शुरू करी कि कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनकर जो वादा राहुल गांधी जी ने किया था कि मध्य प्रदेश के किसान का 2 लाख तक का कर्जा सरकार बनने के 10 दिन के भीतर माफ होना चाहिए। बिल्कुल। 25 दिसंबर 2018 को कमलनाथ जी ने शपथ ली बतौर मुख्यमंत्री। तो 5 जनवरी 2019 तक मध्य प्रदेश के सभी किसानों का करीब 52-53 लाख किसान हैं, उन किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो जाना चाहिए था। कितनों का माफ हुआ आप बता दीजिए, क्योंकि जानकारी आपके पास भी है, आप सजग पत्रकार हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली मांग वो उठाई। तो जो आधे अधूरे वचन पत्र का जो विषय था वो कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस बची है, उनका वचन पत्र था। वो वचन पत्र की पूर्ति नहीं कर पाए, तो इसीलिए सिंधिया जी ने मुझे सवाल किया। और ये देखिए रोचक कितना अच्छा है कि विधानसभा के चुनाव में चेहरा दिखाया सिंधिया जी का, मुख्यमंत्री बने कमलनाथ जी, सरकार चला रहे थे दिग्विजय सिंह। तो ऐसी स्थिति में जब पता ही नहीं कि कौन सरकार का असली स्वामी है, तो फिर वादे पूर्ति तो होने ही नहीं थी और वही स्थिति बनी। बहुत भारी संख्या में हमने देखा नेता कार्यकर्ताओं की भीड़ सिंधिया जी के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए और उनके नेतृत्व में कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आई। अभी और भी संभावना है क्या कुछ लोगों के आने की? देखिए, बहुत सारी जानकारी मुझे एक कार्यकर्ता के नाते, पुराना कार्यकर्ता हूँ, और लेकिन मैं राजनीतिक और रणनीतिक विषयों से कुछ चीजें यहाँ स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो आप कह रहे हैं उससे इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। कितनी सीटें जीतने का लगभग अनुमान और लक्ष्य बना रही है भारतीय जनता पार्टी?
भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य और इरादे हमेशा बड़े, मजबूत, अटल और अडिग होते हैं। 24 में से 24 सीटें जीतने की योजना भारतीय जनता पार्टी की है और जनता की कृपा से हम जरूर सफल होंगे। आने वाले उपचुनाव के लिए आपको, आपके राजनीतिक दल को और आपके सारे प्रत्याशियों को हमारी ओर से ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं और आपके जन्मदिन पे एक बार पुनः आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े, हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.